नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इफ्फी के रंग सिनेमा के संग में। मैं हूं आपके साथ शहला निगार। देश इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में अगर सिनेमा की बात की जाए तो सिनेमा भी नए नए पड़ावों को पार कर रहा है, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। और बात अगर इस इफ्फी के 53वें संस्करण के मंच की जाए तो ये अपने आप में बहुत खास है। यहाँ पर आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस विशेष प्रोग्राम की। तो चलिए, प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल के इस 53वें संस्करण में लगे FTII के पवेलियन में। हम मौजूद हैं FTII के पवेलियन में, जहां पर टेक्नोलॉजी और सिनेमा को दर्शाता ये पवेलियन बहुत अद्भुत और बहुत खास चीजें प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं टेक्नोलॉजी इन सिनेमा। यहाँ पर हम मौजूद हैं FTII के पवेलियन में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी और सिनेमा का इसी महत्व को दर्शाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। हमारे साथ विश्वास नेलेकर जी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि किस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो स्टॉल है FTII का। इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, NFDC एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। इसमें 20 से ज़्यादा लीडिंग सिनेमा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी ने हिस्सा लिया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी सिनेमा लवर्स हैं, आम नागरिक होंगे, तंत्रज्ञ होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, जो भी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी अभी क्या हो रही है, ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज डिस्लीविंग दैट, तो उससे सभी को फ़ायदा होगा और अवेयरनेस बढ़ेगा। यहाँ पे आप जैसे देखोगे ये DJI का गिम्बल है। तो आजकल बहुत ही चलन चल रहा है कि गोरिल्ला स्टाइल शूटिंग का, कि जहाँ पे सब DOPs और हैंड हेल्ड शूट करने जाते हैं, तो ये उनकी बहुत मदद करते हैं हैंड हेल्ड शूट करने में। यहाँ पे आप देखोगे रेड का लेटेस्ट कैमरा V Raptor हमने डिस्प्ले में रखा है। इसकी खासियत बात है कि ये 8K में 120 फ्रेम्स करता है और 2K में 600 FPS करता है। तो स्पेसिफिकली जो एक्शन मूवीज़ होता है उसके लिए बहुत ही बढ़िया कैमरा है। और यहाँ पे आप देखोगे ये रेड का सबसे छोटा कैमरा और सबसे इकोनॉमिकल कैमरा है कोमोडो। इसकी प्राइस है 6 लाख रुपए और ये ग्लोबल शटर के साथ आता है। तो एक्शन सीक्वेंस और के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का। और ये आप यहाँ देखोगे ये थोड़े मूवीज़ है जो इन रेड कैमरा पे शूट हुई है। अभी जो लेटेस्ट मूवी आप देखोगे सलमान खान की टाइगर 3, वो इस पर पूरी एक्सक्लूसिव रेड पे शूट हुई है। एक रंगस्थलम है जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। और आप ये देखिए इतने मतलब थोड़े जो सिलेक्टेड वीडियो पोस्टर्स मूवी के हैं वो हमने लगाए हैं। स्क्विड गेम्स अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। स्क्विड गेम्स भी इन कैमरास पर शूट ये स्क्विड गेम्स भी रेड कैमरा पे शूट हुआ है। आप देखोगे सेक्रेड गेम्स इंडिया का फर्स्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल था हिंदी में, वो भी पूरा एक्सक्लूसिव रेड कैमरास पे शूट हुआ है। कैमरास की खासियत क्या होती है? रेड की मेन खासियत होती है कि आप उनका फोम फैक्टर देखोगे, साइज एकदम स्मॉल कैमरा में एकदम हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी देंगे। आज की तारीख में 8K में 120 FPS कोई कैमरा नहीं देता है सिनेमा क्वालिटी में। जबकि आप बाकी दूसरे अदर ब्रांड्स के कैमरा देखोगे वो साइज़ और में बड़े रहते हैं, तो थोड़े बल्कि हो जाते हैं, तो उनको आप प्रॉपर स्टूडियो सेटअप के साथ यूज़ कर सकते हो। VFX इफेक्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फिल्मों में एक अलग जान डाल देती है और तस्वीर को किसी और ढंग से प्रस्तुत करने में बड़ी कारगर साबित होती है। ये है टेक्निकलर, जो अपने VFX इफेक्ट के लिए जानी जाती है। और RRR जैसी कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में इस टेक्निकलर के ज़रिए दी गई हैं, दर्शकों तक पहुंचाई गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। आप बताइए अपना नाम और बताइए कि ये कंपनी किस तरह से काम करती है और कैसे दर्शकों तक VFX इफेक्ट को पहुंचा रही है। ठीक है, मेरी नाम पवित्रा है
हम टेक्निकलर्स क्रिएटिव स्टूडियोज़ है, एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ कंपनी है और एक मकसद जो हम प्रेरित करता है विश्व की बड़ी सी बड़ी क्रिएटिव कंपनीज के लिए प्रतिष्ठित माने कि आइकॉनिक, जीवंत, वाइब्रेंट और साहसपूर्ण ब्रेव वीएफएक्स और एनिमेशन का उत्पादन करना है। ऐसा कोई विचार नहीं है जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और यहाँ टेक्निकलर का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पुराना रिश्ता है। 1953 में सोहराब मोदी द्वारा बनाई फिल्म झांसी की रानी जो है वहाँ से शुरू यहाँ यह सफ़र है और आज के तेलुगु ब्लॉकबस्टर आरआरआर तक कायम है, तो बहुत पुरानी भी हिस्ट्री है हमारा। वीएफएक्स इफेक्ट आखिर होता क्या है? दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि क्या है ये वीएफएक्स? तो ये विजुअल इफ़ेक्ट्स जो हम बनाते हैं वो सारे जानवरों को जीवन देते हैं। पीछे जो आप देख सकते हैं ना, ये सारे जो आप जो भी देख रहे हैं हम बनाते हैं। एक्टर्स जो है वो एक स्टेज पे काम करते हैं और वो एक्ट करते हैं, पर उसके बाद जो होता है वो स्क्रीन पे बनाते हैं और उनके एक्शंस और वो सब लेके वो मॉडल करते हैं और उसके बाद जो होता है वो हमारा काम है क्योंकि वो बहुत डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम ये सब बनाते हैं। और ये है ईज़ो, अपनी तरह का एक नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, मैं ज़्यादा अपने आप नहीं समझा सकती हूँ, तो समझने के लिए यहाँ एक्सपर्ट्स को शामिल करती हूँ। सर आप बताइए हमें, ये कब से है सिनेमा की दुनिया में और क्या कुछ इसका काम है, किस तरह से ये सिनेमा में अपना योगदान दे रहा है? ईज़ो एक जापानीज़ कंपनी है और 54 इयर्स से इसका प्रेजेंस है मार्केट में और क्रिएटिव कंटेंट में ये काफ़ी सालों से है और इंडिया में हम 16 सालों से है और हॉलीवुड बॉलीवुड में सक्सेस के बाद हम चाहते हैं कि अभी रीजनल कंटेंट में भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहे। उसी उद्देश्य से हमने ये गोवा में हमारा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन रहा है। ये है SRSG का ब्लैक मैजिक डिज़ाइन स्टॉल और यहाँ पर रिजॉय हैं हमारे साथ। रिजॉय, क्या खासियत है? दिस इज़ दी 18th वर्जन। तो इसमें सबसे खासियत बात है, पहला कुछ भी मूवी शूट करते थे तो हम लोग को वीडियो पहले एडिटिंग करना पड़ता था, अलग से कलर ग्रेडिंग करना पड़ता था, अलग से ऑडियो सिंक करना पड़ता था। पर हम लोग ने ये नया सिस्टम ऐसा इंट्रोड्यूस किया है कि अभी जो कलरिंग बंदा बॉम्बे में बैठा है, एडिटर दिल्ली में बैठा है और साउंड वाला चेन्नई में बैठा है, तीनों साथ में क्लाउड में एक वीडियो एक ही बार सब कुछ एडिट कर सकता है। तो आपको अलग अलग बेच के पूरा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम ब्लैक मैजिक एक और चीज़ इंट्रोड्यूस किया कि घर पे बैठ के किसको भी सीखने का है, कुछ भी सीखने का है, वो हम लोग ऑनलाइन सिखाते भी है और कंट्रोलर्स भी इतना कॉम्पैक्ट बना है कि कोई भी घर पे एक स्टूडियो बना सकते हैं और सीख सकते हैं। FTII के इस पवेलियन में हमें टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार देखने को मिल रहा है कि जिसे हम कम शब्दों में बता भी नहीं सकते। आप भी यहाँ आइए और टेक्नोलॉजी और सिनेमा के इस संबंध को ज़रूर समझिए। कैमरा पर्सन सुमित और सहयोगी अशोक के साथ मैं शहला निगार, DD न्यूज़ के लिए। 3 of Us एक ऐसी महिला के जीवन की कहानी है जो कि अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच में गोते लगा रही है, जो डिमेंशिया की शिकार है। 3 of Us की टीम इफ्फी के इस मंच पर आई तो हमने उससे खास बातचीत की। चांद ने बोला समंदर से, तू उबलता है मेरे प्यार में, लेकिन आके कभी मिला नहीं, बस यही एक असफलता है मेरे प्यार में। समंदर ने बोला, यार चांद, मिलने को तो मेरा भी जी बहुत मचलता है, लेकिन क्या करूं, तू हर महीने 30 बार अपनी शक्ल बदलता है।
तो थ्री ऑफ अस की स्टार कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेफाली शाह हैं हमारे साथ, स्वानंद किरकिरे हैं, जयदीप जी हैं और साथ ही साथ फिल्म के निर्देशक अविनाश अरुण भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से बात करेंगे। सबसे पहले शेफाली शाह से बात करेंगे क्योंकि फिल्म का वो एक महत्वपूर्ण अंग है। शैलजा बनी हैं जो एक बीमारी से जूझ रही हैं। शैलजा, सबसे पहले शेफाली, सबसे पहले आपकी उस बीमारी जो कि आप फिल्म में जिससे जूझ रही हैं क्या है और किस तरह से थ्री ऑफ अस की कहानी। मुझे लगता है कि ये सिर्फ उसकी बीमारी की वजह से नहीं है। आई थिंक हर इंसान जब बड़ा होता है तो उसे एक ज़रूरत महसूस होती है कि वो अपने बचपन में जो एक अनअडल्टरेटेड पार्ट था उसे जाकर ढूंढे। सो अगर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी तो फिर फिल्म देखने का मज़ा नहीं आएगा। सो मैं इतना ही कह सकती हूँ फिल्म के बारे में। ये बहुत जानते हैं फिल्म के बारे में। कविता होती है ना, कविता पोइट्री होती है ना, हम ये फिल्म एक पोइट्री की तरह है और हम उसके अल्फाज है, लफ्ज़ है उसके, हम उसकी कड़ियाँ हैं। तो वो रिश्ते क्या है वो बड़े नाजुक है, मतलब उसके ऐसे नाम दे के आपको नहीं पता चल सकता कि ये वो है या वो है। नाजुक रिश्तों की नाजुक सी कहानी इन्होंने बुनी है और हम वहाँ जाके उस कहानी में सिर्फ खड़े हो गए। तो अविनाश, आप ही बताइए कि क्या आपके मन में आया कि आप ऐसा टॉपिक चुने और क्या सोचकर ये कहानी बनाई, दर्शक क्यों देखें? इसमें कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है। इसमें प्यार ही प्यार है। आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। ये बताया ना इन्होंने, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि रिश्ते हैं जिनका कोई नाम नहीं है, कुछ का नाम है कुछ का नाम नहीं है, और सब अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन कहाँ सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाता है अपने आप को। हम जब रिश्तों के मायने ढूंढने लगते हैं तो क्या हम सही तरीके अपनाते हैं उनको समझने के लिए या नहीं समझने। तो एक अजीब सा एक ताना बाना है जो कि कहीं से भी आपको सैड नहीं होने देगा। उसमें हमेशा आप मुस्कुराओगे कि ये बावजूद इसके कि जो आप कह रहे हैं कि इस मानसिक समस्या से जूझ रही हैं, वो एक सैड पार्ट है, बट उसके आसपास ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है वो देखने लायक बात है। तो वो उस जर्नी पर निकली हुई एक औरत है। आप सभी एक मंझे हुए कलाकार हैं और इस इफ़ी के मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। जब आपकी फिल्म यहाँ के लिए सेलेक्ट हुई तो क्या अनुभूति थी? ऑब्वियसली बहुत एक्साइटमेंट, और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये था कि हम लोग सब पूरी टीम साथ में बैठ के इतने बड़े पर्दे पर फिल्म देखेंगे एंड विथ सच अ ब्यूटीफुल ऑडियंस। और आज एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, अकेले फिल्म देख सकते थे लेकिन जब आप ऑडियंस के साथ बैठते हैं तो यू एक्चुअली गेट द पल्स ऑफ द फिल्म कि क्या अनएक्सपेक्टेड जगहों पर उनके रिएक्शंस, एंड इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। समय बदल रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बनना शुरू हो गई हैं। अब ऐसी कहानियों को चुनने लगे हैं जिसमें वो स्ट्रांगली अपनी बात को कहती है। तो इस दौर को आप कहाँ जाते देख रहे हैं? नहीं, मैं तो मतलब काफ़ी अच्छी जगह जाते हुए देख रहा हूँ सारी चीज़ों को। मतलब और ऐसा नहीं है कि मतलब पास्ट में इस तरह का काम हुआ नहीं है या फिर मतलब बहुत मतलब हमारे सिनेमा का इतिहास काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहा है और बहुत आदर्श रहे हैं मेरे। मतलब जैसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में थी, श्याम बेनेगल साहब की फिल्में थी, सई परांजपे की फिल्में थी, जिसमें वो उन तरह के एक नॉर्मल यू नो कैरेक्टर्स आपको दिखते थे, इंसान दिखते थे। तो हाँ, तो दैट्स इट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए और इफ़ी के इस मंच पर यहाँ पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चांद ने बोला समंदर से, तू उबलता है मेरे प्यार में, लेकिन आके कभी मिला नहीं, बस यही एक असफलता है मेरे प्यार में। समंदर ने बोला, यार चांद, मिलने को तो मेरा भी जी बहुत मचलता है, लेकिन क्या करूं, तू हर महीने 30 बार अपनी शक्ल बदलता है। इंडियन पैनोरमा में हर दिन एक से बढ़कर एक फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है और ऐसी ही एक फिल्म है मलयालम फिल्म अरियप्पू। हमने इस फिल्म के निर्देशक से खास बातचीत की। ನಾಳೆ ಕಾಲೇಲಿ ஒரு 10 மணி வாக்கில் மேடம் ஆஃபீஸ் வருவாங்க.
அதுக்குள்ளே நீங்கள் 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி யோசித்து வச்சுக்கோங்க, என்னை மாட்டி விட்டுடாதீங்க. इस बार इंडियन पैनोरमा सेक्शन में एक से बढ़कर एक फिल्में देखने को मिल रही हैं। मलयालम फिल्म अरियप्पू का प्रीमियर हो चुका है और फिल्म के डायरेक्टर महेश नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस फिल्म की थोड़ी सी कहानी यानी कि कथासार अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये एक कहानी है कि माइग्रेशन की कहानी है। केरला से जो दो एक कपल है, कपल जा रहा है दिल्ली में काम करने के लिए। तो उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि मलेशिया के लिए माइग्रेट करने के लिए कोशिश कर रहा है। ग्लाउस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो एक वीडियो, एक स्किल वीडियो, लड़की का स्किल वीडियो है, वो बीवी का, वो थोड़ा लीक हो रहा है। तो कुछ सेंशुअल वीडियो के साथ लीक हो रहा है। तो उसके ऊपर क्या फैमिली में क्या ट्रेजेडी आ रहा है और सोशल लाइफ में क्या उसका सिचुएशंस आ रहा है, वो उसके ऊपर कहानी है। जब आप यहाँ पर इफ़ी के मंच पर हैं और इतनी ऐसी फिल्मों को जो ऐसे टॉपिक्स को उठा रही हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे टची टॉपिक्स को जो कहीं आम जीवन को एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर आप उसे जब इतना सम्मान मिलता है, इतनी सराहना मिलती है, तो कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि हम लोग जो इंडिपेंडेंट सिनेमा में काम कर रहा है, जो मैं कमर्शियल, मेरा एक पिछले फिल्म है टेक ऑफ करके, वो 2017 में इधर था, प्रीमियर हुआ था वो कंपटीशन में। मुझे मेरा एक्ट्रेस को भी सिल्वर पीकॉक मिला था, मुझे भी एक मिला था। तो वो उसके बाद ये मेरा सेकंड पिक्चर है इफ़ी में जो आ रहा है। तो आई ऑलवेज फील दैट लाइक दिस इज़ लाइक अ होम कमिंग टू मी, लाइक ब्रिंगिंग माई फिल्म हियर एंड शोकेसिंग टू द क्राउड। एंड इधर का जो क्राउड है वो सेंसिबल क्राउड है एंड दे गिव गुड फीडबैक्स एंड एवरीथिंग एंड लाइक वेरी सीरियसली पिक्चर देख रहा है और उसके बाद हम लोगों के साथ बातचीत कर रहा है और दे आस्क क्वेश्चंस, डाउट्स एंड एवरीथिंग। सो इट इज़ वेरी हैप्पी टू showcase our film in a set of diaspora from entire country. It is not about a regional territory, it is about the entire nation is watching it. एक साथ मिल के एक थिएटर में बैठ के पिक्चर देखते हैं ना, तो वो एक अजीब सा वो एक ये मिल रहा है कि खुशी मिल रहा है। सर, जिस तरह से सिनेमा का दौर बदल रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, यंगस्टर आ रहा है, उसका सोचने का नज़रिया अलग है, तो ऐसे में रीजनल सिनेमा काफ़ी अच्छी फिल्में प्रस्तुत कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम सिनेमा को मात देती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये क्यों हो रहा है कि प्लेटफॉर्म की वजह से, लाइक अभी नया वाला ये OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहा है, तो सब लोग देख रहा है। अभी केरला में जो पिक्चर बन रहा है तो उसको कलकत्ता में भी लोग देख रहा है, यूपी में भी देख रहा है, तो वो अच्छा बढ़िया बात है ना। पहले वाला ऐसा बात नहीं है, सबटाइटल से देख रहा है और ऑडियो का ऑप्शन भी है लोगों को। एंड इवन दूरदर्शन में भी, लाइक पहले वाला दूरदर्शन में हम लोग देखता था कि एक स्लॉट था जो सेंसेशनल फिल्म्स के लिए बारे में, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स के एक स्लॉट था। अभी जो स्लॉट है वो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वालों ने टेक ओवर किया है। अभी तो सब लोगों के पास मोबाइल है, डाटा है, इंटरनेट है, तो दे आर ऑल यूज्ड टू गेटिंग दिस एक्सपीरियंस। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, अभी स्टार सिस्टम का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि साउथ का जो स्टार है, कौन साउथ का स्टार है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कंटेंट बढ़िया है तो लोग कंटेंट देखता है, कंटेंट नहीं देखता है। इफ़ी जैसा जो मंच है, इस पे कई नई शुरुआत हुई हैं सर, जैसे 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की शुरुआत है, इसे आप कैसे आगे? एक लाइक दिस आज़ादी का 75 ईयर्स का मेमोरियल है, तो एक चीज़ बनाया है कि एटलीस्ट 75 पीपल विल गेट अ चांस टू मेक अ फिल्म एंड देन they will have an opportunity to to make a film over here and they will be competing among themselves. So वो students generation का मैं पहले बार इफ़ी इधर आया था तो 2003 में, तो वो टाइम पे भी एक मिनट का शॉर्ट फिल्म का कंपटीशन लगा था कि, तो इफ़ी ऑलवेज प्रमोट फिल्म मेकर्स, यंग फिल्म मेकर्स, इन वन वे और द अदर टू ब्रिंग इन न्यू टैलेंट एंड डू। सो वो अच्छी क्या बोल सकते हैं कि वो ऐसा एक पुश चाहिए, NFDC तो कर रहा है, तो इफ़ी भी साथ में प्रमोट कर रहा है, तो बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए। थैंक यू। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रेड कारपेट पर हर दिन कई सितारे अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आ जाते हैं। आइए बात करते हैं अभिनेता इनामुल हक से। अमिताभ बच्चन, दीवार, मिस्टर रंजीत, यस और नो। और समझ गया कैसे बोलना है? चल बोल के दिखा। एक्शन। रजिया, मैं आ गया। मैं मैयत में आ गया क्या? मैं मशूका है तेरी, प्यार नाल बोल।
प्यार में डुबो दे उसे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जॉली एलएलबी, फिल्मिस्तान और एयरलिफ्ट जैसी फिल्मों में काम कर चुके इनामुल हक साहब। जी हाँ, अभिनेता इनामुल हक का डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, अभी रिसेंटली हमने आपकी एक सीरीज़ वेब सीरीज़ महारानी देखी थी, उसमें आपके काम को बहुत ज़्यादा सराहा गया। कैसे आप देखते हैं जब इतनी सराहना मिलती है किसी रोल के लिए? डेफिनेटली किसी भी एक्टर को उसका जो रेम्यूनरेशन है वो तारीफ़ ही है, क्योंकि पैसा आता है बैंक अकाउंट से और वो चला जाता है। तारीफ़ें और जो कॉम्प्लीमेंट्स किसी भी काम के लिए मिलते हैं वो हमेशा के लिए पूंजी हो जाती है आपके अकाउंट में जमा। तो मैंने यही कमाया है, मेरी यही कमाई है कि जो भी मैंने काम किया है उसको लोगों ने दिल खोल के बहुत सराहा है। और मुझे मेरे हर काम के लिए, मैंने जितने भी अब तक प्रोजेक्ट किए सब के लिए मुझे स्पेशल मेंशन में तारीफ़ें मिली हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का कि वो इतना प्यार देते हैं, और मेरे फिल्म मेकर्स का जो मुझ पे भरोसा करते हैं मुझे चैलेंजिंग रोल देने के लिए। आप हिंदी भाषाई हैं, लेकिन जब आपको इस तरह के रोल मिलते हैं, जैसे आपने बंगाली किरदार किया, तो उसे निभाने में, उसको जीने में कैसा एफर्ट डालना पड़ता है? एक एक्टर का काम होता है उस कैरेक्टर को में जान डाल देना, और भाषा भी उसी का एक हिस्सा होता है। क्योंकि अगर उसकी जो बैकग्राउंड है, जो जहाँ से वो बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल आपने परवेज़ आलम का नाम दिया, वो बंगाली है और वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली फिर एक एक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कैसे बोलता होगा, उसकी भाषा में क्या दोष होंगे, क्या गुण होंगे, क्या अवगुण होंगे, वो सब पे काम करे, मेहनत करे, तभी उसको पोर्ट्रे करे। जब वो इतना कन्विंस हो जाए कि हाँ, सामने वाले को लगे कि एक हिंदी भाषी नहीं, एक बंगाली भाषी बोल रहा है, तो मैं उतनी कोशिश करता हूँ उसको कन्विंसिंग बनाने की। इफ्फी का ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पर प्रतिभा को सम्मान मिलता है, जिसके अंदर टैलेंट है उसे सम्मान मिलता है। फिर वो कहाँ से आती है फिल्म या फिर किसने बनाई है, ये मायने नहीं रखती। ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको बेसिकली सेवियर के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा का तो जो हाल है, जो आप देख ही रहे हैं कि कई बार इस तरह की छोटी फिल्मों को स्क्रीन तक नहीं मिल पाती। इवन हम लोगों ने भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी नक्काश, लेकिन वो बाज़ार की उस आपाधापी का शिकार हो गई। बहुत कम लोग देख पाते हैं। अच्छा सिनेमा जिन लोगों के लिए बना है उन तक पहुँच ही नहीं पाता। तो आई एम ग्रेटफुल टू सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो इस तरह की फिल्मों को स्पेस देते हैं। एटलीस्ट कम ही सही या जितने भी मुट्ठी भर लोग ही सही उस फिल्म को देख के कुछ लिख देते हैं, कुछ बात कर लेते हैं या कुछ ले जाते हैं उस फिल्म से। तो मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट और भी स्टेट लेवल पे और हर जगह जगह ज़्यादा होने चाहिए, ताकि वो जो फिल्में राह देख रही हैं सिनेमा के बड़े पर्दे पे आने की, उनको भी एक मौका मिल सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो इफ्फी के इस मंच पर हर दिन कुछ नया है, कुछ खास है। यहाँ हर दिन जहाँ एक से बढ़कर एक फिल्में शोकेस हो रही हैं, तो वहीं मास्टर क्लासेस हो रही हैं। रेड कारपेट पर फिल्मी हस्तियों का जलवा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर एक से बढ़कर एक व्यंजन भी खाने के लिए लोगों के लिए उपलब्ध है। लोग आकर इसका आनंद उठा रहे हैं। हर दिन हम आपको इफ्फी के इन तमाम खूबसूरत रंगों से रूबरू करा रहे हैं। आज के लिए अगर बात की जाए तो आज के लिए इफ्फी के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।